हेलो गाइस, तो मैं हूं आपका अपना पुष्कर तिवारी और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एलआईसी एडवाइजिंग के ऊपर एक हमारे नए सेशन में। तो आज हमारे साथ होने वाले हैं हमारे सुपरस्टार गेस्ट, सुपरस्टार एलआईसी एडवाइजर, जो कि उत्तर भारत में बहुत ही इस समय मशहूर हो रहे हैं। तो जोरदार तालियों के भी स्वागत करते हैं मिस्टर सानंद कुमार का। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आज जाने माने एलआईसी एडवाइजर मिस्टर सानंद कुमार। और सबसे बड़ी बात यह कि आज मिस्टर सानंद कुमार हमारे सारे 14 लाख एलआईसी एजेंट्स को उनके हर एक सवाल का जवाब देने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके उनके सारे सवालों को में से जो बेस्ट सवाल थे जिनको जानना चाहते हैं सारे एलआईसी एजेंट, सारे मैंने आज कलेक्ट किए हुए हैं और एक एक के बाद एक सवाल सीधे डालते जाएंगे हम मिस्टर सानंद कुमार के ऊपर। तो सर कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। पुष्कर जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ सर। तो सर सबसे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को बता दूं कि सर पिछले 4 साल से एलआईसी एजेंट्स के साथ में एज अ एलआईसी एजेंट काम कर रहे हैं और सर कानपुर से बिलोंग करते हैं, जितना कि मैं जानता हूँ सर के बारे में। और उसके बाद में सर से बात करते हैं कि सर आपने ये एलआईसी फील्ड में कैसे आए, सर कब ज्वाइन किया आपने एलआईसी को? पुष्कर जी, सबसे पहले आप सभी को थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझ जैसे छोटे एजेंट को आपने इतनी जगह दी, सम्मान दिया, इसके लिए थैंक यू आपको और आपकी सभी टीम को। देखिए पुष्कर जी, मैं एलआईसी की फील्ड में नहीं आना चाहता था। एक्चुअली आज का वीडियो वास्तव में कुछ इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि इस देश की जो भी हमारे एजेंट्स भाई इस वीडियोस को देख रहे हैं, उनके मन में जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों के उत्तर मैं देने वाला हूं। और मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं कि आप जो भी पूछेंगे मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से उसका जवाब दूंगा। तो पुष्कर जी, मैं आपको बताऊं कि मेरा एक छोटा सा ऑफिस था, इंटरनेट कैफे था और मैं उसमें अपनी जीवन यापन कर रहा था। मैंने एलआईसी के बारे में कभी नहीं सोचा था कि एलआईसी क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं अपनी दुकान, अपने ऑफिस के साथ अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहा था और मैंने अपनी शिक्षा में एमए किया, बीएड किया, फिर मैंने एलएलबी किया, फिर मैंने पीजीडीसी किया और अभी एलआईसी की मानद उपाधि के रूप में मुझे एमडीआरटी से सम्मानित किया गया। तो इस तरह से मैं एलआईसी के क्षेत्र में आना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मेरे गुरु ने मेरे ऑफिस आकर के मुझे बताया कि एलआईसी एक भारत की सबसे अग्रणी और सबसे विशालतम संस्था है जो इस देश में बीमा प्रोवाइड करती है। और उन्होंने जब मुझे बताया और मैंने उसको समझा तो मैंने उसको एलआईसी को ज्वाइन किया। अच्छा, तो सर सबसे बड़ी बात यह कि आज के टाइम में कई लोग एलआईसी से जुड़ना चाहते हैं, पर उनको लगता है कि कुछ एक स्पेशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है एलआईसी। क्या ऐसा कुछ है कि आपने अगर ये डिग्री की है तभी आप एलआईसी एजेंट बन सकते हैं, आपने कुछ किया है, ऐसा कुछ है क्या एलआईसी में? पुष्कर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एलआईसी एजेंट के लिए केवल न्यूनतम क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो उसको 10th ही चाहिए होता है। अगर हाई स्कूल पास है तो एनीबॉडी कैन बिकम एन एजेंट आफ्टर 10th कंप्लीटेड। तो इसमें कोई बड़ा विषय नहीं होता है, लेकिन ये जरूर है कि आपकी शिक्षा आपको बहुत सारी चीजों को उठना, बैठना, बोलना सिखाती है। तो शिक्षा कभी भी बेकार नहीं होती है, इसलिए आप शिक्षा से कभी भी पीछे ना रहें, शिक्षा लेते रहें। बाकी अगर हम आपके सवाल का उत्तर दें तो केवल हाई स्कूल पास ही एजेंट बनने के लिए एलिजिबल होता है। बिल्कुल। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना कि सिर्फ 10th पास अगर आप है तो आप एक एलआईसी एजेंट बन के सफल हो सकते हैं अपने जीवन में। आप कुछ नहीं कर पा रहे तो भी कर सकते हैं। तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि आपने तो सर एलएलबी किया हुआ है, पीजीडीसी किया हुआ, फिर सर्टेन मतलब जिसमें आपने जो डिग्रीज है आपके पास उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो फिर सडनली ऐसा क्यों आपने एलआईसी की तरफ मूव क्यों किया? क्या आप अपने फील्ड में अच्छा नहीं कर पा रहे थे, एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे, क्या था? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए पुष्कर जी, मैंने जब बीएड का प्लान किया तो मेरा ग्रेजुएशन में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन से एलिजिबिलिटी होती है परसेंटेज की एज पर एनसीईआरटी, तो उसमें मेरी कंप्लीट नहीं हो रही थी। तो इस वजह से मुझे अपनी ग्रेजुएशन के बाद पीजी करना पड़ा। तो मैंने पहले उसको पीजी किया। क्योंकि मैं हमेशा समाज में कुछ करने की सोचता रहता हूँ, तो मैंने कहा एक शिक्षक की भूमिका में मैं कुछ कर सकूँ। वैसे तो मैंने प्राइवेट ट्यूशन भी पढ़ाए हैं, लेकिन जहाँ पे बात करूँगा कि मैंने ये शिक्षा कैसे ली, तो मैं ये आपको बताऊँगा कि मुझे बीएड करना था। तो बीएड के सामने मुझे परेशानी हो रही थी कि मेरी जब एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी ग्रेजुएशन की, इसलिए मैंने पीजी किया। पीजी करने के बाद मैंने बीएड किया क्योंकि मुझे बीएड करना था। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि आज सरकारों की वजह से बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं। आप देखते हैं कि ये पेपर स्कैम हो गया, धोखाधड़ी हो गई, पेपर आउट हो गया, बहुत सारे कारण रहे। मैं किसी को बहुत ज़्यादा दोषारोपण नहीं करूँगा, लेकिन शायद जो मुझे चाहिए था, मैं एक शिक्षक बनना चाहता था, इसलिए मैंने ये बीएड किया। लेकिन मैं बीएड के बाद मैं शायद सफल नहीं हो पाया, इसलिए मैं बीएड के बाद मैंने कहा कि मुझे एक मौका है अपने जीवन में आगे बढ़ने का। तो मैं हमेशा शिक्षा को फोकस करता हूँ। तो मैंने शिक्षा लेने के बाद मैंने एलएलबी किया
और अगर आप सवाल ये करेंगे कि एलएलबी के बाद आपने कोर्ट क्यों नहीं ज्वाइन किया, तो मैं आपको बताऊं कि मैं एक सात्विक व्यक्ति हूँ, आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। मेरे जीवन में अभी मेरी जानकारी में कोई ऐसा कलंक या कोई ऐसा ब्लड नहीं आया है जो कोई व्यक्ति मुझसे कह दे कि मेरा आपके ऊपर 1 रुपए है या मुझे आपसे परेशानी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साथियों, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि लॉ के क्षेत्र में जो हमारे एलएलबी होल्डर्स हैं, जो एडवोकेट हैं, तो जब वो अपनी कचहरी कोर्ट में जाते हैं तो उन्हें बाय प्रोफेशन बहुत सारी चीज़ों में झूठ बोलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को उन्हें दबाना पड़ता है। क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन से हूँ वहाँ मैं झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए मैंने एलएलबी करने के बावजूद भी लॉ और कोर्ट ज्वाइन नहीं किया कि मैं जो भी करूँगा पूरी ज़िम्मेदारी और ईमानदारी से करूँगा। और आपको चलते-चलते ये भी बता दूँ कि केवल एलएलबी मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए किया है, मैं कोर्ट नहीं जॉइन कर सकता क्योंकि कोर्ट में बहुत सारी चीज़ों में झूठ बोलना पड़ता है और झूठ बोलना मुझे आता नहीं है। इसके ही क्रम में मैंने जब अपनी पीजीडीसीए किया एलएलबी के बाद, तो पीजीडीसीए साथियों आप जानते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। तो मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट शुरू से था, इसलिए मैंने कहा कि कंप्यूटर की एक डिग्री हो जाए, इसलिए मैंने पीजीडीसीए की। तो सर जैसे कि अभी आपने बताया कि आप एलआईसी एजेंट से पहले एक इंटरनेट कैफे ओन करते थे, तो सर ये कितने साल पहले की बात है जब आप इंटरनेट कैफे ओन करते देखिए, मैंने अपना कैफे खोला था 15 मई 2015 को। और इसके बाद में 2019 24 जुलाई 2019 को मुझे एलआईसी ज्वाइन करने का मौका मिला। लेकिन जैसा कि मैं इनोवेट कर रहा था और चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था, तो मैंने ये देखा कि जो मेरा कैफ़े है, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग मुझे नहीं मिल पा रही थी। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल से बात करूँ कि आप जानते हैं कि इंटरनेट कैफ़े में क्या होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म जी। भरना। तो मुझे एक दिन ऐसे लगा कि यार मैं जो ये काम कर रहा हूँ, इसमें एक टाइम आने के बाद सैचुरेशन आएगा। जिस व्यक्ति का मैं पैन कार्ड बना रहा हूँ, वो लाइफ में दोबारा पैन कार्ड नहीं बनवाएगा। दूसरी चीज़ है कि मैं अपना जो मेरा ऑफ़िस है, मेरा जो कैफ़े है, वहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं, वो कनाडा, यूएस और जापान और पाकिस्तान से नहीं आएँगे। वो आपसे आधा किलोमीटर और 1 किलोमीटर की दूरी से आएँगे। इसलिए मैंने अपने आप को विचार बदला और मुझे मेरे मन में बहुत समय से लग रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो लोगों तक, अधिक लोगों तक पहुँच सकूँ, समाज की सेवा का भी वो काम हो सके, इसलिए मैंने एलआईसी को ज्वाइन किया। तो सर अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप अपनी ब्रांच में टॉपर कैसे बने? मतलब एलआईसी एजेंट तो बहुत सारे, जैसे कि मैं जानता हूँ आप कानपुर से बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारे एलआईसी एजेंट्स हैं कानपुर के अंदर, फिर आप ही क्यों वहाँ पे टॉप बन पाए, अगला और क्यों नहीं बना? पुष्कर जी, सवाल आप बहुत अच्छे छाँट के लाए हैं, पता नहीं कहाँ से आपने सवाल निकाले हैं, लेकिन मुझे उत्तर बताने में खुशी हो रही है कि एक जहाँ पर टॉप शब्द आता है, तो टॉप अपने आप में टॉप होता है। तो ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं आपको बताऊँगा। देखिए, जैसे मैंने कई बार यूपीएससी में इंटरव्यू जब कैंडिडेट्स का होता है, जब उनके आर्टिकल छपते हैं मैगज़ीन्स में, तो मैंने टीना डॉबी का एक बार आर्टिकल पढ़ा था। तो उन्होंने कहा कि जब यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ, तो उन्हें खुद नहीं पता था कि वो टॉप होने वाली हैं। तो जब एंकर ने उनसे पूछा कि मैडम आपको नहीं पता था ये कैसे? आपको तो इतनी मेहनत से पता होगा ना कि आप मेहनत कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि सर एक्चुअली ये भी तो हो सकता है कि मैंने रात में वही किताब पढ़ी हो जो सुबह जिसका एग्ज़ाम होने वाला हो, वही सारे क्वेश्चन मिल गए हों। तो मैं यहाँ पे इतना कहूँगा कि मेरी टॉप होने की बहुत बड़ी ख़ास वजह नहीं है, बस ये ज़रूर है कि जब से मैंने जॉइन किया, पूरी शिद्दत, ईमानदारी, ज़िम्मेदारी, इनोवेशन के साथ किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग ईमानदारी, ज़िम्मेदारी से काम नहीं करते, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि सफल लोग वही काम को अलग ढंग से करते हैं, जिसकी कुछ चीज़ें, कुछ एलिमेंट्स, कुछ फैक्टर्स मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरा काम लोगों के काम से डिफरेंट क्यों है, वो मैं आपको अभी इसमें दिखाऊँगा। तो जैसा कि भैया सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि सफल इंसान एक अलग ढंग से काम करता है, ठीक है। तो अब सर से बात करते हैं कि सर एलआईसी में आप किस किस फील्ड में टॉप पर हैं इस समय? देखिए, एलआईसी में तो वैसे बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। जो हमारे एजेंट भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो जानते हैं कि एलआईसी में कंटिन्यूअसली कंपटीशंस आते रहते हैं। और एलआईसी में नंबर ऑफ पॉलिसी भी एक विषय होता है कि हाउ मेनी पॉलिसी यू हैव डन इन फाइनेंशियल ईयर, इन मंथ, इन ईयर। इस तरह से ये भी चीज़ें आती हैं। तो अगर टॉप की बात करें तो मैं जब से मैंने ज्वाइन किया है 24 जुलाई 2019 से, जो कि मेरी शाखा उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में सीबीओ 10 है। और तो वहाँ पर मैं नंबर ऑफ पॉलिसी में आज तक टॉप हूँ। आज की डेट अगर मैं बात करूँ तो आज की डेट सर क्या है? 9 अप्रैल 9 अप्रैल 2023 की बात मैं कर रहा हूँ। और 24 जुलाई 2019 से लेके आज तक की डेट में मैं नंबर ऑफ पॉलिसी में टॉप हूँ, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में एनओपी कहते हैं, मैं उसमें टॉप हूँ।
इसके बाद कोरोना में जब ये आपका आनंदा लॉन्च हुआ, तो आनंदा पे जैसा मैंने आपको पहले ही थोड़ी देर पहले बताया कि मुझे इंटरनेट और कंप्यूटर पे इंटरेस्ट रहता है। तो उसमें जब आनंदा लॉन्च हुआ, गवर्नमेंट ऑफ एलआईसी ने इसको लॉन्च किया, तो एलंदा में भी मैं लगातार तब से लेके आज तक टॉप हूँ। और जब भी कोई कंपटीशन आता है तो मैं उसमें भी टॉप रहता हूँ। बस मैं अपना काम ज़िम्मेदारी और मेहनत से करता रहता हूँ। तो सर अभी जैसे आपने बताया कि एमडीआरटी, तो अभी तक हमारे बहुत सारे एजेंट भाई हैं जो ये नहीं जानते कि एमडीआरटी है क्या, एमडीआरटी कौन सा माइलस्टोन है एलआईसी के फील्ड में, और जो लोग जानते हैं वो उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो सर सबसे पहले आप हमें बताइए कि एमडीआरटी होता क्या है? देखिए पुष्कर जी, एमडीआरटी एक मुझे लगता है कि एक हर एजेंट का सपना होता है। और एमडीआरटी की अगर हम बात करें तो एमडीआरटी एक अमेरिका की संस्था है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर इंश्योरेंस की फील्ड में एक हम लोगों को मानक दिया जाता है, पैरामीटर होता है, टारगेट होता है। अगर उस टारगेट को हम लोग क्वालिफाई करते हैं तो अमेरिका पूरे वर्ल्ड वाइड सर्वे में हम लोगों का डेटा फिल्टर करती है और वो हम लोगों को घोषित करती है कि यू आर एमडीआरटी। और एमडीआरटी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन डॉलर राउंड टेबल। तो ये एक बड़ी संस्था है। और मैं जहाँ तक, क्योंकि मैं ऐसे एज ए एलआईसी एजेंट में बात कर रहा हूँ, तो हर एजेंट का एक सपना होता है एमडीआरटी। और मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है कि मैं बहुत सारे अपने एजेंट भाइयों को मिलता हूँ, क्योंकि मैं छोटे छोटे जगह पर ट्रेनिंग भी देने जाता हूँ अपने एजेंट्स भाइयों को। तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि पूरा जीवन बीत जाता है पुष्कर जी लोगों का एलआईसी के क्षेत्र में, वो एमडीआरटी नहीं बन पाते। लेकिन मेरा तीसरे वर्ष ही अभी 16 दिसंबर 2022 को एमडीआरटी हुआ। तो कहीं ना कहीं ये मेरे एक लगन का एक फैक्टर है, एक विषय है, एक उम्मीद है, जिसकी वजह से आज मैं एमडीआरटी बन सका। तो मुझे इस बात की खुशी है। तो एमडीआरटी एक बड़ा है, लेकिन हाँ, कोई भी कर सकता है, बशर्ते लगना पड़ेगा उसके लिए। तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि जैसे सर ने बताया अभी हमें कि एमडीआरटी मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। तो उसके लिए आप बराबर काम करते रहिए, और आगे हम एमडीआरटी पे और भी बात करेंगे, भैया से टिप्स लेंगे। बट अभी थोड़ा सा मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी बहुत देर से जाग रही है कि सर अभी जैसे आपने बताया आप इंटरनेट कैफे के ओनर थे, तो आपने इंटरनेट कैफे के बाद जब आपने एलआईसी में स्विच किया तो आपने कितना ज्यादा अर्न किया एलआईसी में? थोड़ा इस बात को जानना चाहता हूँ, अगर आपको इसमें कोई आपत्ति ना हो अपनी पर्सनल इनकम। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल। और ये बात आपने बहुत पर्सनल पूछी है, लेकिन मैं जरूर बताऊंगा फुल्ली कॉन्फिडेंट कि जब मैं अपना कैफे ऑपरेट कर रहा था, तो मेरा छोटा भाई टीचिंग में होम ट्यूशन देता था। तो उसकी अर्निंग 8 से 10 हज़ार रुपए होती थी। तो कई बार मुझे, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी चीज में सैचुरेशन आता है, अगर आप उसको दूरगामी नहीं सोचेंगे सैचुरेशन आएगा। तो मेरे इंटरनेट कैफे में भी सैचुरेशन था, एक लिमिटेशंस थी। तो मेरे लिए ये कहानी थी पुष्कर जी कि जो मेरा ऑफिस का रेंट था, कई बार मैं वो रेंट नहीं पे कर पाता था, और रेंट केवल था उसका 2,000 रुपए प्रति माह। और जब रेंट नहीं पे कर पा रहा हूँ तो सोचिए घर के खर्चे कैसे मेंटेन होंगे। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा विषय था। तो कई बार मेरे घर पे इस विषय को लेकर बातचीत हुई, और मेरे घर वालों ने मेरे छोटे भाई का उदाहरण दिया कि उसमें इनकम नहीं हो रही तो कहीं पढ़ाने लगो, वो देखो 8 से 10 हज़ार रुपए कमाता है और आप इतना भी नहीं कमा पा रहे हो। तो साथियों, ये मेरे लिए बहुत दुखद विषय था, क्योंकि मैं इतनी शिक्षा लेने के बाद, इतनी टेक्नोलॉजी के साथ और इतना इनोवेशन के साथ काम करने के बाद में सैक्रिफाइस नहीं कर पा रहा था। तो मैं इतना जरूर अपने व्यूअर से कहूंगा कि साथियों, बहुत अधिक अगर आप संघर्ष कर रहे हैं और फिर भी सफलता आपको हाथ नहीं लग रही है, तो आपको अपने काम में थोड़ा बहुत बदलाव करने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि आप उसी में लगे रहें। हाँ, आपको थोड़ा बहुत इनोवेशन करना है, अपने वर्किंग स्टाइल मेथड चेंज करने, कुछ सीखना है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। और अगर आपने इस बात का सवाल किया है कि अभी तक आप जब उसमें थे तो क्या अर्निंग थी, उसमें मेरी अर्निंग साथियों, जब मैं अपना कैफे ऑन था, मेरा कैफे में मैं अपना ऑपरेट करता था, तो मेरी सैलरी या मेरी इनकम मैं कहूँ तो हार्डली 8 से 10 हज़ार रुपए होती थी। और उसमें फिर इतने खर्चे, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो दौर। लेकिन साथियों, कहते हैं ना कि जाकू रखें साइयां मार सके ना कोई। और मैं जानता हूँ, और एक बात आप लोगों से भी कह रहा हूँ, कि मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी व्यक्ति ने भगवान को नहीं देखा। यहाँ एक मैसेज मैं अपने व्यूअर्स को देना चाहूंगा कि किसी भी ब्रह्मांड के इस चराचर जगत में किसी भी व्यक्ति ने किसी भी भगवान को नहीं देखा। और
न देखते हुए कितना अटूट विश्वास है। बिल्कुल कोई नहीं कह सकता कि मैंने हनुमान जी को या दुर्गा जी को या अपने शंकर भगवान को देखा। तो सोचिए एक अविश्वसनीय शक्ति आपके साथ काम कर रही है, यानी आपका बिलीफ सिस्टम काम करता है। आप अगर बिलीव करेंगे तो वैसा होगा, यानी भगवान ना होते हुए आप बिलीव करते हैं। तो साथियों, इसी रूप में ईश्वर ने जो इंसान के रूप में जो हम लोगों को एक दूसरे से मिलाया है, हम लोगों के बीच में ही भगवान है। आपके जीवन में जब कोई मदद करने के लिए एक अननोन व्यक्ति आता है तो वो भगवान की श्रेणी में होता है, और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका जीवन भर ऋणी रहूंगा। हमारे विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार वर्मा जी, वो सच में ईश्वर तुल्य हैं। उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। 25 किलोमीटर दूर से उन्होंने मुझे ढूंढ के मेरे कैफे में आया और मुझे एलआईसी के बारे में बताया और मैंने ज्वाइन किया। साथियों, मैं बहुत खुश हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने पिछले 3 से 3.5 वर्षों में तकरीबन 25 लाख रुपए एलआईसी से कमाए हैं आज तक। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और आप ये समझने की कोशिश करिए कि जो इंसान अभी तक 8 से 10 हजार रुपए महीने कमा रहा था और वो 20 से 25 लाख, मतलब एक सपने जैसा लगता है कि 8,000 से 25 लाख। तो सर, ये 8,000 से 25 लाख तक का सफर रहा कैसा आपका? कितनी दिक्कतें आई इसमें, थोड़ा सा उस पर आप पुष्कर जी यकीन नहीं मानेंगे। सबसे पहले तो मैं एक लाइन में बताऊं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी हैप्पी कि आज की डेट में बस ऊपर वाले की कृपा और दया बनी रहे। आज की डेट में मुझे कोई चीज महंगी नहीं लगती है, सबसे बड़ी चीज है। आज की डेट में मेरे लिए कोई चीज महंगी नहीं है और मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, कुछ भी खरीदता हूँ, अपने परिवार के साथ खुश रहता हूँ। और रही बात जर्नी की, तो जर्नी तो मैं एक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमारा वो वीडियो शेयर कर सकते हैं जो हमारा यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। उस पूरी जर्नी को मैंने बताया है। लेकिन बस यही कहूंगा कि साथियों, अगर आप एवरेज पर चल रहे हैं या आप एक बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो यूपीएससी हो, तो याद रखना कि जब भी आप सफलता की सीढ़ियों पर होते हैं तो संघर्ष भी उतना बड़ा होता है, इतना आसान नहीं होता। बस यही कहूंगा कि अगर आपका मिशन बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा, इसलिए लगे रहिए, जरूर पहुंचेंगे। और एलआईसी एक ऐसा हथियार है हमारे एजेंट भाइयों के लिए, दुनिया की कोई भी ताकत एलआईसी एजेंट को वो चीजें नहीं दे सकती है जो एलआईसी दे सकती है। इसमें पैसा भी है, इसमें सम्मान भी है। साथियों, आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, पुष्कर जी आपको भी खुशी हो रही है कि मैं अभी 4-5 महीने पहले ही अभी गोवा फ्लाइट से गया। मेरा जीवन का सपना पूरा हुआ। मैं फ्लाइट पे बैठना चाहता था, मेरा फ्लाइट का सपना पूरा हुआ। और अभी फिर 4 मई 2023 को मैंने एक आनंदा महोत्सव कंपटीशन क्वालिफाई किया है, जिसकी मैंने परसों ही टिकट बुक करी है और मैं फिर अपने कानपुर से उड़ान भर रहा हूँ मुंबई के लिए। मेरे लिए बहुत हैप्पी जर्नी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं यही कहूंगा कि निराश मत हुइए साथियों। एजेंट भाइयों के लिए मैं वो हर वीडियो दूंगा, हर मोटिवेशन दूंगा जिससे आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा दावा है। बस आप हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए। जिस विषय पर आपको वीडियो चाहिए मैं वीडियो दूंगा, आप अपना कमेंट लिखेंगे, मैं वीडियो दूंगा। तो जैसे कि अभी सर ने बताया कि सर की एक सक्सेस स्टोरी की वीडियो, तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप उसको जरूर देखना। और मैं आशा करता हूँ कि वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होगी। तो सर, अब फिर से ट्रैक पे आते हैं एलआईसी की तरफ में और बात करते हैं कि सर, बहुत ज्यादा आज के टाइम पे जो एलआईसी एजेंट है मेन लीग में, चाहे वो युवा हो चाहे थोड़े से बुजुर्ग हो, तो सबसे बड़ी उनको दिक्कत ये आती है कि वो नए एजेंट, नए कस्टमर्स तक कैसे रीच करें। वो जो नए एजेंट्स हैं, नए एजेंट्स बन रहे हैं, वो लोग नए कस्टमर तक कैसे पहुंचे। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे आप गए किसी कस्टमर के पास, आपने कहा एलआईसी के बारे में बताया, उन्होंने बोला मैंने ऑलरेडी ले रखा। अब उस बंदे को कैसे कन्विंस करना है कि वो आपसे भी एक पॉलिसी ले। पुष्कर जी, आपने अच्छा सवाल पूछा और मोस्टली हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमें जानते हैं, वो व्हाट्सएप और एसएमएस के थ्रू, कॉल के थ्रू ये पूछते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, इस पे बहुत अच्छी बात बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एलआईसी के जो एजेंट भाई हैं वो ये जानते हैं कि एलआईसी का जो कमीशन पेमेंट होता है वो बहुत हाई होता है और फुल्ली सिक्योर्ड होता है। तो इसलिए ये बातें कुछ मार्केट में भी पहुंच चुकी हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी नए बंदे से इंटरेक्ट होते हैं, सपोज मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, तो 99% क्योंकि आज इंटरनेट का युग है, आज युवा सब इंटरनेट पर है, मोस्टली वो चीजें सर्च कर लेते हैं, तो उन्हें ये मालूम है कि एलआईसी की जो पॉलिसीज पर कमीशन होता है वो क्या है। तो जब भी आप किसी नए बंदे से मिलते हैं तो उसकी नजर में ये होता है कि अच्छा, पॉलिसी बेचने आ गए अपने कमीशन के चक्कर में। तो आपको मैं एक बात बताऊं
कि सबसे पहले तो आपको अपना ट्रैक बदलना होगा। मैं यहाँ पे अटेंशन चाहूँगा अपने एजेंट भाइयों का कि इस वीडियो की सबसे समरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस समय मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि जब आप नई प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि मैं आपसे ही बात करूँ कि आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो अगर आपके पास में कोई भी बंदा आपके पास में आता है, अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, तो पुष्कर जी आप ये बॉटल उठाइए, ज़रा बताइए इसका नाम क्या है? ये बिस्लेरी ब्रांड की है। बिसलरी। आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखिए बिसलरी की बॉटल का कोई भी सेल्समैन आज तक आपके घर आया? नहीं आया। सोचिए बिसलरी आज पूरे हिंदुस्तान का वर्ल्ड में एक ब्रांड है, मिनरल वाटर के नाम से लोग इसे जानते हैं, और एक भी बंदा आपके दरवाजे कभी नहीं आया। फिर ये ब्रांड कैसे बना? तो मैं अपने एजेंट भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप अपना किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं या लॉन्च करते हैं या किसी सेवा में होते हैं या एलआईसी में होते हैं या कोई भी चीज करते हैं, तो सबसे पहले आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह जानना होता है। दूसरी चीज ये होता है कि जब आप वन डे जब मेहनत करते जाते हैं, तब जाके वो कहीं धीरे धीरे ब्रांड बनता है, और जब वो ब्रांड बनता है तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। या मैं यूं कहूं कि आज तक किसी भी बंदे ने एज ए सेल्समैन आपके घर पे हैवेल्स या पोलर या पूसा जैसे पंखों की सर्विसिंग घर पे सेल्स के रूप में नहीं दी होगी, नहीं दी। इसके बावजूद भी आप उसको वहां चल के लेने जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट ने अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है। तो जब आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू बनाते हैं, तब वो जाके एक सक्सेस होता है। और अभी आप क्या सोच रहे हैं? आपने जो सवाल किया, अभी आप सोच रहे हैं कि मैं आपसे मिला और मैंने कहा सर जीवन उमंग की योजना सर आप एक पॉलिसी ले लीजिए, तो आप मुझसे कभी पॉलिसी नहीं लेंगे। अगर प्रोस्पेक्टिंग की मैं बात करूं, तो मैं आपसे सबसे पहले एक सलाह अपने व्यूअर्स को देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि सबसे पहले आप उससे एलआईसी के क्षेत्र में उससे कोई प्रॉब्लम पूछिए। जैसे अगर मैं आपसे मिलूं तो मैं आपसे कहूंगा पुष्कर जी कैसे हैं आप कहेंगे कि जी मैं ठीक हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा कि सर मेरा नाम सानंद कुमार है और मैं एलआईसी में पिछले 4 वर्षों से सफलतापूर्वक काम कर रहा हूँ। बस सर मुझे आपको इतना सा बताना है कि एलआईसी के क्षेत्र में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए। यानी कि मैं आपसे पॉलिसी की डिमांड नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपसे पहले क्या पूछा कि आप अपनी मुझे प्रॉब्लम बताइए। तो देखा जाए तो एक गाना है, मैं अगर आपकी इजाजत हो तो 2 लाइनें गुनगुना दूं। देखिए गाना है, उपकार फिल्म का है शायद, मुझे लगता है उसमें लिखा है कि सबके दिल में सोले हैं, सबकी आंख में पानी है। सबके दिल में सोले हैं, सबकी आंख में पानी है, जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है। तो साथियों आप इमोशनली उससे टच होइए, आप प्रोफेशनली टच मत होइए। जब आप फर्स्ट टाइम प्रोस्पेक्टिंग के रूप में आप मार्केट में गए हैं, आप इमोशनली उसको टच करिए कि सर आई एम वर्किंग इन एलआईसी। आप मुझे बताइए कि जैसे आपको कोई सरेंडर वैल्यू जानना हो, नॉमिनी चेंज कराना हो, पॉलिसी ट्रांसफर करानी हो, लोन लेना हो, कहीं किसी तरह की परेशानी आ रही, सर मुझे बताइए। तो परेशानी एक ऐसा शब्द है, मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मांड में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी परेशानी ना हो। तो डेफिनेटली साथियों, और आपको याद रहे पुष्कर जी कि आपको पॉलिसी के लिए नहीं बोलना, ये याद रहे आपको, ये मैं प्रोस्पेक्टिंग का फॉर्मूला अपने व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि आपको पॉलिसी के लिए नहीं बोलना, बस आपको कंटिन्यूअसली बार बार यही कहना है कि सर जो प्रॉब्लम हो मुझे बताइए। डेफिनेटली आप उससे 2 बार बोलेंगे, वो बोलेगा कि हाँ यार ऐसा है कि पॉलिसी तो मेरे पास नहीं, लेकिन मेरे एक मित्र हैं उनका पैसा नहीं निकल रहा है, तो आपको मैं उनका नंबर दे देता हूँ। तो देखिए उसने क्या किया कि आपसे बात करने का सिलसिला शुरू किया। तो बात करते करते उसने अपना डेटा आपको शेयर किया या सामने वाले का नंबर शेयर किया। अब यहाँ पे जो चीजें होती हैं, तो आप उससे इंटरेक्ट हुए, आपने उसको अपना नंबर दिया, अपना कार्ड दिया, यानी वो टच बना। अब आपको क्या करना है, अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो उसका नंबर अपने व्हाट्सएप पर सेव कर लेना है और उससे अपनी एलआईसी की मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी चीजें उसके व्हाट्सएप पे भेज देना है। तो प्रोस्पेक्टिंग में बस इतना ही कहूंगा कि जब आप किसी के पास जाते हैं तो सबसे पहले उसकी परेशानी समझिए। आप कमीशन पर ध्यान ना दीजिए, क्योंकि कमीशन पर ध्यान देंगे तो सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको क्या उसको अपने आप लगने लगेगा कि आप केवल कमीशन के लिए बात कर रहे हैं। और हमेशा अपने दिल को जो चाहिए उसको दिल को मत पता होने दो। उसके लिए मैंने 3 इडियट की वो लाइनें पढ़ी हैं कि हमेशा बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। यानी जब मैंने एलआईसी ज्वाइन किया था पुष्कर जी, मैंने डेफिनेटली ये सोचा था कि मैं एलआईसी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ ताकि मैं लंबे समय तक लोगों के साथ कनेक्ट हो सकूं। जैसे मैंने पैन कार्ड का एग्जांपल दिया कि मैंने पैन कार्ड एक बार बनाया, इसके बाद दोबारा पैन कार्ड कभी नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे 15 साल, 20 साल, 25 साल के रिलेशन से बिल्ड हो रहे हैं,
इसलिए LIC एजेंट कभी भी कमीशन को सोच के काम ना करें, हमेशा सोचें कि मुझे लोगों की मदद करनी है। और जब इमोशनली आपसे कोई जुड़ेगा तो धीरे धीरे फिर वो आपके साथ जुड़ता जाएगा। और मैं एक बात और कहूँ यहाँ पर, साथियों, परेशान होने की कोई जरूरत इसलिए नहीं है कि मैं अपनी नजर में और अपनी भाषा में अपने आप को समझाने के लिए कहता हूँ कि LIC का जन्म भले ही 1956 में हुआ हो, लेकिन यकीन मानिए साथियों, ये समुद्र मंथन में निकला हुआ वो अमृत है जो कभी नहीं खत्म होगा। आप कभी इस बात को टारगेट ही ना करिए कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी कितनी पॉलिसी हुई, उसमें कितनी, कुछ नहीं। आप बस कछुए की चाल से चलते रहिए, LIC का कभी भी खात्मा नहीं होगा। इसलिए बस आप चलते रहिए। वो पॉलिसी आज नहीं लेगा, कल लेगा, कल नहीं लेगा तो किसी को रेकमेंड करेगा। ऐसे करके 1 to 1 आपकी चीजें आगे बढ़ती चलेंगी। तो सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने जितने भी अभी लोगों को बताया कि आप कैसे नए कस्टमर तक रीच कर सकते हैं, आप कैसे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि भाई LIC एजेंट एकदम फील्ड पे काम करते हैं, बिल्कुल नारद मुनि की तरीके डोर टू डोर चलते रहते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात ये कर लेते हैं कि अब कस्टमर हम तक कैसे आएगा। भाई अभी तक तो हम पहुंच रहे थे, अब LIC एजेंट भी भाई पूरी लाइफ थोड़ी ना एक घूमता ही रहेगा। बिल्कुल। तो थोड़ा सा इस पे भी आप बताइए कि कस्टमर हम तक कैसे रीच करेगा, उसके लिए हम क्या नई नई चीजें कर सकते हैं, कैसे अपने सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं, या हम कैसे उनको कुछ गिफ्टिंग वगैरह, आप मतलब जो भी आपने अभी तक ट्रिक्स वगैरह यूज करे हैं, आप दर्शकों को बताने जी, पुष्कर जी, आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जब मैंने फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया 24 जुलाई 2019 को, तो पहले ही ईयर में मैंने 155 पॉलिसी करी। इसके बाद मैंने 170 पॉलिसी करी। इसके बाद मेरा कारमा चलता गया और अभी जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, आज हम लोग बैठे हैं 9 अप्रैल को, तो इस फाइनेंशियल ईयर में मेरी 215 पॉलिसी हुई हैं। यानी टोटल हमारा कस्टमर बेस अगर देखें तो आई हैव 800 कस्टमर्स राइट नाउ। ये एक है। और इसके साथ MDRT भी हुआ। तो मैं आपको बताऊं कि आपको मेरी चीजें जानकर थोड़ी हैरानी होगी। पुष्कर जी, यकीन मानिए कि मैं पॉलिसी के लिए जाता नहीं। आप बिलीव नहीं मानेंगे, मेरे चैनल पर उनके इंटरव्यूज पड़े हुए हैं जिन लोगों की मैं पॉलिसी करता हूं। मैं वो ट्रिक आपको बताऊंगा क्योंकि आपने पूछा है और मेरा उद्देश्य है कि इस देश का कोई भी एजेंट LIC में टॉप करे। इसलिए मैं अब ये चीजें आपको खुल के बताऊंगा, आज और अभी बताने वाला हूं कि मैं क्या ट्रिक यूज करता हूं। लेकिन मैं आपको अपनी जर्नी बताऊं कि मैं पॉलिसी के लिए जाता नहीं हूं, लोग मुझसे पॉलिसी लेने आते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं ना कि कितनी बड़ी बात है कि सर नहीं जाते हैं किसी के LIC पॉलिसी करने, लोग आते हैं। और अभी बल्कि कुछ दिन पहले मैंने सुना भी था कि कई बार लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है सर से मिलने के लिए। तो हम भी बहुत लकी हैं जो आज हमें अपॉइंटमेंट मिला है। तो सर बताइए आगे। जी जी जी। तो देखिए क्या है कि कई बार ऐसा भी होता है हमारे साथ में कि पॉलिसी लेने वाला जो कस्टमर आ रहा है वो फोन करके मेरे से पॉलिसी लेता है। और कई ऐसे कस्टमर भी हैं जो वीडियो कॉल के थ्रू उनसे बात होती है, मैं उनसे मिला नहीं हूँ, और 50-50 लाख रुपए की पॉलिसी मैंने यहाँ से सेल करी है। और पॉलिसी यहाँ से मैंने ऑनलाइन आनंदा और किसी अन्य माध्यम ऑफलाइन के थ्रू करके उनका कोरियर मैंने भेजा। तो मुझे खुद शॉकिंग होता है। और जब मैं लोगों से सुनता बोलता हूँ कि वो लोग परेशान होते हैं, तो मुझे लगता है कि आखिर ऐसा क्यों। तो मैं आज आपको बताऊं कि देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। क्योंकि अगर आप लगे रहेंगे कछुआ की चाल से तो जरूर पहुंचेंगे। अब मैं आपको उस ट्रिक पे ले चलता हूँ सीधे तौर पर। देखिए साथियों, सबसे पहले आपको अपना नजरिया, अपना पैटर्न, अपनी ट्रिक, अपनी टेक्नोलॉजी, अपना पहनावा, अपना उड़ावा सब कुछ बदलना पड़ेगा। क्योंकि आप एक इंश्योरेंस की फील्ड में हैं और इंश्योरेंस की फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति पर, उसके कंधों पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। तो आपको सबसे पहले अपने ड्रेसिंग सेंस पे बहुत अच्छी सी कमांड करनी है। आपको अपने, जैसे मैंने हेयर स्टाइल की बात करें, एक ऐसा आपको ड्रेसिंग सेंस, एक हेयर स्टाइल रखना है कि आप जब भी आप किसी से मिले तो आपको एक वो सम्मानित नजर से देखे, कि आप उसको लगना चाहिए कि यू आर द सिंसियर मैन। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यू आर जस्ट ए किड एंड जस्ट ए बॉय। तो इस तरह की फील नहीं आनी चाहिए। अब अगर पैटर्न की बात करें, ट्रिक की बात करें, तो साथियों आप देख रहे होंगे कि ये मेरा एक छोटा सा लैपटॉप है और इस लैपटॉप के अंदर मैंने एक अपनी PPT बना रखी है। उस PPT में मैंने क्या किया है कि सारे वर्ड्स को 1 to 1 लिखा हुआ है। मैं अगली वीडियो पे ये PPT का भी वीडियो जिक्र करूंगा आपसे, आज तो नहीं कर सकता हूँ। अब देखिए, इस यहाँ से शुरू करते हैं कि जब मैं आपको प्रेजेंटेशन देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपसे पहली बार मिला, आज भी मिल रहा हूँ, तो देखिए आप मेरे इस लैपटॉप पर मेरा ये स्टिकर लगा हुआ, आपके कैमरे पर ये दिख रहा है स्टिकर हमारा जी। देखिए, इससे आपको क्या फील हो रहा है कि आई एम वर्किंग इन LIC फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक स्टिकर मिला, यानी कि आपको ये प्रेजेंट कर रहा है कि मैं किस फील्ड से काम कर रहा हूँ। दूसरी चीज, जब मैं किसी को पॉलिसी प्रेफर करता हूँ तो इस तरह से मैं अपना ये लैपटॉप अपना रख लेता हूँ और अपनी PPT को ऑन कर लेता हूँ।
और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीजें इसमें दिख रही हैं। यानी कि आप एक नजर से सोचिए, अक्सर हमारे एजेंट भाई क्या करते हैं कि उनका जो LIC ऑल इन वन का एप्लीकेशन होता है वो लोग क्या करते हैं कि उसको कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके ऐसे दिखा दिया। तो पुष्कर जी आप मुझे बताइए कि जो इंग्लिश में ये वर्ड लिखे हुए हैं और जो बंदा इंश्योरेंस को नहीं जानता वो इसमें क्या देख पा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो आपको इजीएस्ट बनाने के लिए हमने उसी चीज को यहाँ पे डिस्प्ले आपके सामने लगा दिया। तो अब जब मैं बोलूंगा तो जो मैं बोल रहा हूँ वो चीजें आपको इसमें दिख रही हैं। देखिए हमेशा याद रखिए साथियों, जैसे मैं आपसे कहूँ शोले फिल्म का हर एक वीडियो इवेंट आपके दिमाग में सेव होगा, मोमेंट सेव होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको देखा है और जो दिखता है वो बिकता है। तो जो वीडियो आपने देखा है वो वीडियो आपके नजर में है। अब आपने क्या किया, इस समय एक ऑर्डिनरी एजेंट क्या करते हैं कि उन्होंने मोबाइल पे दिखाया कि सर ये जीवन उमंग है, ये है, ये ईयरली प्रीमियम है, ये फुल पेड होगा, ये मैक्सिमम है, ये बोनस है। एक नजर उसको दिखाया, उसके दिमाग में पिक्चर ही क्रिएट नहीं हो पाई, तब तक आपने स्क्रीन को हटा लिया। या मान लीजिए स्क्रीन है लेकिन आप इंग्लिश में उसको दिख रहा है, वो क्या जाने। आप उसी चीज को पहले तो आप एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, स्मार्ट ऑल इन वन। मैं रिपीट कर रहा हूँ वर्ड को, स्मार्ट ऑल इन वन। ये ऐप आपको बहुत स्मूथली दिखाएगा। इसमें डिफरेंट क्या है, देखिए जो हमारे एजेंट भाई वो क्या कर रहे हैं, LIC ऑल इन वन को दिखाते हैं तो उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट या अपडेट्स नहीं है। लेकिन जब LIC ऑल इन वन की जगह आप स्मार्ट करेंगे, स्मार्ट लीडर वाले ऐप को, तो उसमें देखेंगे कि जैसे आपको कोई बंदा बोलता है कि यार 1 लाख रुपए की प्रीमियम वाला बताओ हमको, तो देखिए हमारा जो स्मार्ट ऑल इन वन है उसमें आप देखेंगे कि सीधे 1 लाख डालेंगे तो 1 लाख का पूरा बोनस और सारी चीजें बता देगा। कोई अगर आपसे ये करता है कि मुझे ऐसा बताओ कि 30 लाख रुपए मिल जाए, तो जिन लोगों के पास में इस LIC कैलकुलेटर ऑल इन वन है उसमें क्या होता है कि वो पूरी चीजें आपको दिखाने में प्रॉब्लम होती है कि पहले आप देखते हैं कि इसमें कितना आ रहा, इसमें कितना आ रहा, तब उसको 5 मिनट बता पाते हैं। लेकिन हमारा जो एप्लीकेशन जो मैंने बताया उसमें आप क्या करते हैं, सीधे आप उसमें 30 लाख डाल दीजिए कि 30 लाख उसका मैच्योरिटी आ जाए, तो वो सीधे बता देता है कि इसकी जो ईयरली प्रीमियम आ रही है वो 1,52,280 रुपए है। तो एक तो आप अपने आप को इस तरह अपडेट करिए ताकि कस्टमर का इंस्टेंट रिप्लाई जाए। दूसरी चीज ये है कि जब हम आपसे कोई बात करते हैं तो उस बात के दौरान अगर आपको हमारी ये पिक दिख रही होगी तो आपकी नजर में वो पिक्चर क्रिएट होगी प्रॉपर। ठीक है, तो आपको ये चीज करनी, ये ट्रिक आपको यूज करनी है। LIC के नजरिए में देखें, एजेंट भाइयों की भूमिका ये होती है कि सिंपली बैग लेके पहुंच गए। पहले तो रेडी रेकनर आता था, रेडी रेकनर से देख के बताते थे वो। अभी भी बहुत सारे लोग अपने ऑफलाइन चीजों का यूज करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा टेक्निकली होना है। तो लैपटॉप के साथ PPT रखिए। PPT नहीं रख पा रहे तो बहुत सारे मैंने अपडेट्स आपको भी एप्लीकेशन बताए, उसका इस्तेमाल करिए। तो एक तो ये चीज होगी ताकि आपका एक कस्टमर आपको एक सम्मानित नजर से देखे कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी, मान लीजिए कि मैंने फाइनल डील करते करते आपको पॉलिसी प्रेफर कर दी और आपने कहा नाउ सर इट्स ओके, आप मेरा फाइनल साइन अप करा लीजिए। तो फाइनल साइन अप के लिए क्या करना है आपको कि मोस्टली प्रेफर करिए आनंदा ऐप को। आनंदा का ऐप जो लोग नए हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखेंगे कि मोबाइल से पॉलिसी आनंदा से कैसे करें, मैंने उसका जिक्र भी किया हुआ है। कंप्यूटर से कैसे करें, मैंने उसका भी जिक्र किया हुआ है। यानी अगर कस्टमर के सामने अगर आप उसको आनंदा से कर देंगे तो उसकी नजर में आप हीरो हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी एजेंट सामने पॉलिसी नहीं कर सकता था। बिल्कुल, जैसे आज हम लोग संडे के दिन बैठे हैं, अगर मुझे आज आपकी पॉलिसी करनी है तो मैं आपसे कहूंगा सर टुडे इज संडे और मैं कल बात करता हूँ, मंडे को करते हैं। लेकिन आप सोचिए अगर मैंने आपको इंस्टेंट काम किया तो आपकी नजर में एक पिक्चर क्रिएट हो रही है कि यार ये बंदा कौन है, इसने तो पॉलिसी इंस्टेंट कर दी, सुपर फास्ट कर दिया। दूसरा, आप एक चीज से और बच सकते हैं कि साथियों होता क्या है कि जब तक कोई चीज कोई व्यक्ति परचेज नहीं करता तब तक वो किसी से नहीं बोलता। जैसे परचेज करता है वो दूसरों से बोलेगा। मान लीजिए मैंने आपकी इंस्टेंट पॉलिसी कर दी तो सब कुछ हो गया, लेकिन मैंने अगर आज पॉलिसी नहीं कर पाई, मैंने आपसे फॉर्म नंबर 300 भराया, सारी डिटेल्स थी, मैंने कहा कल मैं 12 बजे पहुंचूंगा, तो अक्सर एक गलती और होती है कि जैसे ही मैं आपके घर से निकलूंगा आप अपने दोस्तों को फोन करेंगे कि मैंने तो यार एक पॉलिसी जीवन उमंग ले ली 1 लाख रुपए की, फिर अपने दोस्तों को फोन करेंगे, किसी और को फोन करेंगे। उसमें से कोई दोस्त एक फोन आपको जरूर बैक करके कह देगा कि भाई ये बताओ डिस्काउंट कितना मिला। अब देखिए रिबेट या डिस्काउंट पे मैं छोटी सी टिप मैं इस बात पे आने वाला था जी। तो अब डिस्काउंट की मैं छोटी सी बात पूरी कर लूं, तो आपने उसको गुंजाइश दी है, यानी कि यू आर द मेन रिस्पॉन्सिबल टू गिविंग डिस्काउंट। आप उसको डिस्काउंट देने के लिए उसके मजबूर हो गए, क्यों? क्योंकि आपने उसको गैप दे दिया। अगर यहीं पर सोचिए कि अगर आप उसे लैपटॉप से आनंदा के थ्रू इंस्टेंट पॉलिसी करते तो क्या कोई गुंजाइश मिलती?
नहीं मिलती। तो ये एक डिफरेंट ट्रिक हो गई हमारी जो मैं यूज करता हूँ कि मेरे लिए अगर इन केस कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम भी अगर है, मान लीजिए नेट नहीं है या कोई ऐसी चीज है, तो इंस्टेंट में क्या करता हूँ कि जो पैसा मैंने आपसे लिया, मान लीजिए आज संडे को मैंने लिया, तो उतने ही समय मैं इंस्टेंट प्रीमियम पॉइंट पे जाके उसकी बीओसी कटा के उसे रसीद दे देता हूँ, ताकि आपका पैसा एलआईसी में जमा। अब कोई गुंजाइश ही नहीं। तो यहाँ 2 मैसेज आपको मैंने दिए कि पॉलिसी इंस्टेंट करने के लिए आपको आनंदा सीखना है, अगर आगे तक काम एलआईसी में करना है तो, और अगर पार्ट टाइम करना तो जैसे आप कर रहे हैं वैसे करते रहिए। दूसरी चीज है कि ऐसे डिस्काउंट से भी आप इससे बच सकते हैं। अब आती है कि पॉलिसी मैंने कर दी, अब मैं पॉलिसी करने के बाद क्या करता हूँ। तो देखिए मेरे पास कुछ एलिमेंट्स और कुछ चीजें हैं कि जब मैं पॉलिसी करता हूँ तो साथियों एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप 300 नंबर फॉर्म भरें तो 300 नंबर फॉर्म में कोई भी डिटेल गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एलआईसी क्या कोई भी सरकारी संस्था जब पेमेंट करती है तो बहुत बारीकी चीजें चेक करती है। अक्सर हमारे एजेंट भाई 300 नंबर फॉर्म भरने में गलती करते हैं। उस गलती का खामियाजा ये होता है कि यदि उस पार्टी पर क्लेम आया तो उसका क्लेम रुक सकता है। तो मैंने चेंज क्या किया, जो अन्य लोगों को नहीं दिखेगा, जो चीजें मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, मैं दावा करता हूँ 100 में से जो फ्रेशर एजेंट है 100 में से 90 एजेंट ऐसा नहीं करते हैं जो उन्हें करना चाहिए, जो मैं करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले जब मैं आपकी हाइट वेट लेता हूँ तो मेरे पास में ये एक मेजरमेंट स्केल है। मैं यहाँ पे ये देखिए इसके थ्रू पूरा स्केलिंग करता हूँ कि आपकी एग्जैक्टली अगर 159 सेंटीमीटर हाइट है तो मैं पूरी हाइट एग्जैक्टली चेक करता हूँ। इवन इट मींस कि हाइट का भी बहुत बड़ा रोल है। हाइट बिल्कुल बिल्कुल, अगर प्रॉपर्ली नहीं जा रहा तो क्लेम के टाइम पे प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए आप बिल्कुल सही, क्लेम के टाइम क्या प्रॉब्लम आएगी। मान लीजिए मैंने अंदाजे से आपको लिख दिया कि यू आर 175 सेंटीमीटर, और आपकी पॉलिसी लेने के बाद आपका क्लेम आया, पोस्टमार्टम तो बॉडी गई, वहां पे मेजरमेंट होता है और उस पे उस समय 170 आया, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यू आर 170 और एलआईसी के कार्ड में यू आर 175। तो ये डिफरेंट आपके क्लेम को रोक सकता है। मतलब अगर आप जैसे देख रहे हैं ना कि अगर जरा सी भी कहीं पे भी थोड़ी सी मिसमैचिंग हुई तो इससे आपको तो प्रॉब्लम होगी, प्लस आपका जो कस्टमर है उसको बहुत बड़ा इशू फेस करना। और यहाँ पर एक चीज समझने वाली कि अगर जिस पार्टी के यहाँ पे कोई कैजुअलिटी होती है, अगर आप उसका सक्सेसफुली क्लेम करा देते हैं, समय में करा देते हैं, वो ये बात 10 जगह जरूर कहेगा, आपके प्रमोशन के लिए काम आएगा। और अगर कहीं क्लेम रुका तो वो आपको कई जगह आपकी चीजें खराब करेगा। बिल्कुल, तो आपको पॉजिटिव मार्केटिंग भी मिल सकती है, नेगेटिव मार्केटिंग भी मिल सकती है। बिल्कुल, चूज आपको करना है कि आपको पॉजिटिव मार्केटिंग लेनी है या फिर नेगेटिव। जी, तो देखिए एक तो आप लोगों को सबसे पहले ये मेजरमेंट स्केल खरीद लेना है। तो एक तो चीज हमारी ये हो गई, ताकि आपको ये लोगों से डिफरेंट बनाती है। केवल 100 रुपए की चीज है लेकिन लोगों से डिफरेंट बनाया उसने आपको। दूसरी चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो साथियों ये मेरा जो एक पेपर वेट आप देख रहे हैं, ये पेपर वेट पे ये जो चीजें मैं करता हूँ मैं अपने दिमाग से अपनी सोच से ही करता हूँ। मुझे लगता है कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए। ये पेपर वेट है। पेपर वेट का काम कहाँ पर आ रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। पेपर वेट के पीछे मैंने साथियों अपना स्टिकर लगा रखा है, क्योंकि आपकी पॉलिसी तभी बिकेगी जब आप मार्केट में होंगे, मार्केट की चर्चा होगी, लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, तब आपकी पॉलिसी बिकेगी। तो जब मैं कहीं निकलता हूँ, मान लीजिए मैं चाय पीने गया या मैंने कहीं से पेन खरीदा, मान लीजिए मैंने अभी एक पेन खरीदा जिसके यहाँ से, तो हमेशा एक चीज और याद रखिए साथियों कि ये मार्केटिंग ट्रिक मैं दे रहा हूँ आपको कि कोई भी सामान रेगुलरली आप एक दुकान से ना खरीदें। मान लीजिए आप सब्जी खरीदते हैं तो रेगुलर उस दुकान से ना खरीदें। मान लीजिए आप बुक्स खरीदते हैं उस दुकान से ना खरीदें, रेगुलर ना खरीदें। डिफरेंट जगह से खरीदने में आपके डिफरेंट कॉन्टेक्ट बनेंगे। बिल्कुल। और उस कॉन्टेक्ट से क्या होगा कि मान लीजिए आप बुक स्टोर पे गए और आपने एक पेन खरीदा और उसको बोला कि सर आई एम वर्किंग इन एलआईसी, आपने एक अपना विजिटिंग कार्ड दिया। पॉलिसी के लिए उससे नहीं कहना याद रहे, ये आपको मैं ट्रिक दे रहा हूँ, पॉलिसी नहीं कहना है। और चलते समय आपने उसको अपना पेपर वेट दिया कि सर इट्स फॉर यू, ये आप रख लीजिए, आपके लिए सर काम आएगा। तो अब देखिए आपने कि आपने वो बीज बो दिया कि कभी ना कभी उसके जहन में आएगा कि यार ये कौन बंदा था। लेकिन एक ऑर्डिनरी एजेंट मार्केटिंग करने से डरता है, एक्सपेंस करने से डरता है, अपने आप को एक्सप्लोर करने से डरता है, जबकि मैं वो चीजें बिल्कुल डिफरेंट करता हूँ। तो एक ट्रिक हमारी ये है कि जब आप किसी नए बंदे से मिले, किसी दुकान वाले से मिले, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, तो कोई ना कोई चीज उसके लिए लेकर जाएं। तो एक चीज मैंने आपको ये दिखा दी, ये हमारी सेकंड चीज हो गई। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं कि मेरा एक छोटा सा ये है मार्केटिंग का तरीका, मेरा एक छोटा सा पेन है पुष्कर जी, इस पे मैंने जी बिल्कुल ये छोटा सा पेन है और देखिए 8 रुपए का पेन है। मैंने इसमें अपना स्टिकर लगाया और स्टिकर लगाने के बाद मैं ऑर्डिनरी चलते फिरते जिससे भी बात करता हूँ, मैं मिलता हूँ, मैं पॉलिसी के लिए कहते ही नहीं हूँ, मैं तो अपना ही बोलता हूँ कि आई एम वर्किंग इन एलआईसी, आपको कोई भी जरूरत पड़े आप मेरे पास आइए। तो एक छोटा सा ये पेन है, आप उसे ये पेन भी दे सकते हैं जिस नए बंदे से। तो जैसा कि सर ने भी पेन वाला बताया, तो मैं भी एक चीज दिखाता हूँ। सर की तरफ से मुझे भी बहुत टाइम पहले गिफ्ट मिली थी। आप इस कीरिंग को देख सकते हो,
LIC के लोगों के साथ में, और पीछे सर की डिटेल्स दी हुई है। तो सर ने भी मुझे दी थी अप्रॉक्स ये 1.5 से 2 साल पहले मैं, और शायद वो मेरी फर्स्ट या सेकंड मीटिंग थी सर के साथ में। तो और उसके शायद हार्डली 1 या 2 मंथ्स के बाद मैंने एक पॉलिसी ली थी सर से। तो लिटरली यार बहुत इफेक्ट डालती हैं ये छोटी छोटी चीजें, जैसे सर ने पेन का बताया, पेपर वेट का बताया, कीरिंग। तो अभी जैसे लाइव एग्जांपल, मेरी ही गाड़ी की चाबी में कीरिंग वो लगा हुआ है, आज तक जबकि मैं पॉलिसी ले चुका हूँ फिर भी वो कीरिंग आज मेरे पास में है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छा इफेक्ट डालती हैं। और सर आप अपनी टिप्स को आगे कंटिन्यू जी जी। तो आपने देखा कि जैसे एक मैंने छोटी सी चाबी का छल्ला दिया पुष्कर जी को। अब ये जहाँ भी जाते हैं लोग उसे देखते हैं और कहीं ना कहीं मुझे उससे रिस्पॉन्स मिलता है, और वो छल्ला ही मुझे बनी जिसकी वजह से मैंने पुष्कर जी को भी पॉलिसी दे पाई। तो ये चाबी का छल्ला भी बहुत अच्छा सा काम करता है। मतलब अपनी मार्केटिंग पे लगातार कमांड रखिए, मार्केटिंग करते रहिए, पॉलिसी अपने आप चल के आएगी। दूसरी मैं बताता हूँ आपको साथियों, ये बिल्कुल डिफरेंट है, आप चौंकेंगे इस चीज को देख करके। ये मेरा स्टिकर किस चीज का है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये स्टिकर को मैंने अपने इसमें बनाया अपने कंप्यूटर पे, और बनाने के बाद मैंने इसका टाइटल क्या दिया कि हेलमेट सर पर तो सुरक्षित घर पर। अब देखिए कि मैं क्या बोला था आपसे पहली लाइन पे कि आपकी भूमिका समाज में बहुत जिम्मेदार व्यक्ति की तरह है। अगर आपका विश्वास लोगों के बीच में टिकेगा और लोगों को लगेगा कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो लोग आपके पास आएंगे, आपके बारे में पूछेंगे और आपसे कहेंगे कि मुझे क्या करना है। जैसे कि मैं LIC के क्षेत्र में काम करता हूँ, इसके बावजूद लोग मुझसे ये तक पूछने आते हैं कि सानंद जी मुझे बताइए हमें आंखें बनवानी कहाँ से बनवाएं, मेरे बच्चे का एडमिशन होना है कहाँ से कराएं। तो मुझे लगता है कि ये सवाल मुझसे क्यों करें। कुछ पूछते हैं कि आनंद सानंद जी मुझे बताइए कि गाड़ी कहाँ से खरीदूं मैं। तो मुझे लगता है कि मैं यार बीमा के क्षेत्र में काम करता हूँ, आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर एक्चुअली आपका विश्वास बहुत अच्छा है, जिनसे आपके संबंध होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध होते हैं, इसलिए मुझे आपसे मदद मिल सकती है। तो इस तरह की जब विश्वास बनता है तो लोग आपके पास चल के आते हैं। अब देखिए, ये एक छोटी सी चीज है लेकिन मैसेज कितना बड़ा है। मैंने क्या लिखा, हेलमेट सर पर तो सुरक्षित घर पर। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, ये देखिए पुष्कर जी, यहाँ जो ब्लैंक स्पेस आ रहा है जी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरे पास कोई कस्टमर आता है तो मैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ जी। मार्कर से। और ये एक गमिंग स्टिकर है। गमिंग स्टिकर क्या होता है कि जैसे इसको आप इसको हटाएंगे जी। और इसको आप, हाँ, इसको आप हेलमेट में इस तरह चिपका देंगे पीछे से। ये अब ये हेलमेट में लगा हुआ, देखिए गाड़ी के पीछे देखने वाला व्यक्ति उसको ये देख लेगा कि कोई बंदा है जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है, समाज को मैसेज दे रहा है। मैंने टाइटल भी दिया कि हेलमेट सर पर तो सुरक्षित घर पर। दूसरा एडवांटेज क्या है कि आपकी मार्केटिंग हो रही है। तीसरा एडवांटेज क्या है, अगर आपका हेलमेट, कई बार हम लोग जाते हैं कहीं मॉल में कहीं जगह जाते हैं, हेलमेट रख जाता है, छूट जाता है। सोचिए अगर किसी ईमानदार व्यक्ति के हाथ में वो हेलमेट लगा, तो मुझे आप बताइए कि आपका 1,000 का हेलमेट वो आप तक देगा कैसे। मैं आपसे अगर सवाल करूं कि मुझे एक हेलमेट मिला है और मैं देना चाहता हूं बिकॉज आई एम ऑनेस्ट मैन, तो मैं आप तक दूं कैसे। तो इसका ट्रिक मैंने निकाला कि यदि इस पर आपका नंबर पड़ा होगा तो मैं वहां से कॉल कर सकता हूँ कि हेलो सर, मुझे एक हेलमेट मिला है, क्या ये हेलमेट आपका है। तो सामने से आपके पास कॉल जाएगी और आपको वो हेलमेट मिल जाएगा। तो साथियों, इसने भी मुझे मार्केट में अपनी पहुंच बनाने में बहुत सारा सहयोग दिया। इस तरह की चीज भी आप लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि आपको मार्केट में टिकना है और जो दिखता है वही बिकता है। आपका भरोसा लोगों को आपको जीतना पड़ेगा। ये छोटी सी मार्केटिंग ट्रिक है। तो जैसा कि सर ने अभी ये स्टिकर वाला बताया, यार ये बहुत ज्यादा इनोवेटिंग लगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको LIC के क्षेत्र में इनोवेशंस करने हैं सर। मतलब अपने आप में अगर सर को बोले तो LIC के आइंस्टाइन बोल सकते हैं हम सर को। क्यों सर, आप इतना ज्यादा इनोवेशन लाते कहाँ से, आप इतना ज्यादा? अमन जी देखिए, मैं हमेशा लोगों के बारे में सोचता रहता हूँ कि मैं उन्हें कहाँ तक अच्छा दे सकता हूँ। और शायद ये यकीन मानिए कि मैं जिनसे भी मिलता हूँ लोग इंस्पायर्ड होते हैं मुझसे मिल करके कि ये बंदा आखिर सोचता कैसे हो। और मैं इसके लिए कहीं कुछ करता नहीं हूँ, बस मेरे दिमाग में चीजें चलती रहती है और मैं करता रहता हूँ। और इसी क्रम में मेरी 2 चीजें और हैं, बस लास्ट बताऊँ आपको। तो ये तो चीजें मैंने आपको मार्केटिंग की बता दी, लेकिन आपको ये चीज भी मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं पॉलिसी देता हूँ तो एक ऑर्डिनरी एजेंट क्या करता है और मैं क्या करता हूँ। ऑर्डिनरी एजेंट क्या करता है कि जब वो पॉलिसी देता है तो वो आपको LIC की रसीद सीधे हैंड ओवर में दे देता है कि सर ये आपकी LIC रसीद है। लेकिन मेरी एक छोटी सी ये चीज है, आप देख सकते हैं सभी लोग, कि जब मैं किसी को फाइल देता हूँ अपनी LIC की, तो ये मेरी अपनी फाइल होती है, उसका मैंने पॉलिसी नंबर, ग्राहक का नाम, अपना ये स्टिकर। इसके बाद में मैंने एक छोटी सी चीज साथियों यहाँ पे की है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये वेलकम लेटर है मेरा। जैसे किसी कंपनी में आपको एक ऑफर लेटर मिलता है तो आपको एक अच्छा फील आता है, उसी तरह से मेरे पॉलिसी होल्डर्स को जब मैं अपना वेलकम लेटर देता हूँ, स्वागत पत्र जिसे मैं कहता हूँ, तो उन्हें एक अच्छा फील आता है। और इसमें सब कुछ लिखा होता है कि आपकी प्रीमियम कब है, आपका नाम क्या है, मेरा नाम क्या है और आपकी ब्रांच क्या है।
और इसी के पीछे मैं अपनी LIC की रसीद को भी लगा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये आनंदा का प्रिंट है, आनंदा के थ्रू इसकी रसीद निकली हुई है, तो ये मैं देता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ कि उनकी एक ये छोटा सा मेरे पास एक गिफ्ट है, ये मैं गिफ्ट भी उन्हें देता हूँ। इस तरह से ये मेरा गिफ्ट का तरीका है। पॉलिसी देते हुए उनके साथ जब मैं गिफ्ट देता हूँ तो उन्हें एक अच्छा फील आता है। एक मेरे गिफ्ट का ये तरीका है। और इसके साथ ही साथ पॉलिसी जब हैंडओवर करता हूँ तो फोटो भी खींचता हूँ। और एक मैंने नया अभी इनोवेशन किया है, ये लोगों को पसंद आ रहा है। ये मेरा एक छोटा सा सेल्फी स्टिक है। और सेल्फी स्टिक में मैं ये करता हूँ कि मान लीजिए मैंने आपको अभी एक पॉलिसी दी, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि मैं अपना यहाँ पे अपना मोबाइल लगाता हूँ और मोबाइल लगा के जो भी चीजें मैं आपसे पूछता हूँ, मैं 2 मिनट का वीडियो इंटरव्यू आपका यहाँ से लेता हूँ। और वीडियो इंटरव्यू में आपसे पूछता हूँ कि आपने कौन सी पॉलिसी ली, आप मुझसे कैसे मिले। ये छोटी छोटी जानकारी हमारे जो वीडियो में कैप्चर होती है, जो मैं पॉलिसी हैंडओवर करता हूँ, इसको मैं सोशल मीडिया पर डालता हूँ। तो इससे क्या होता है कि लोगों को एक अच्छा फील आता है। ये मेरी डिफरेंट चीजें, कस्टमर्स का फीडबैक भी चला जाता जी है बिल्कुल, तो ये लोगों को पसंद आती चीजें। तो इस तरह की हमारी ये नई ट्रिक्स है जो लोगों को पसंद आई, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो सर ये तो बात हुई टिप्स एंड ट्रिक्स की। और बेशक आपकी टिप्स बहुत अच्छे थे और हमारे LIC के जितने भी एजेंट्स हैं उनको जरूर फॉलो करेंगे आगे। सर आने वाले टाइम में LIC में और क्या क्या नए चेंजेस आने चाहिए, LIC एजेंट्स को अपने अंदर क्या क्या समय समय पर अपडेट करते रहने चाहिए? देखिए, सबसे पहले जब आपने देखा होगा कि कोरोना की जो फर्स्ट वेव आई, तो सबसे पहले LIC ने आनंदा को लॉन्च किया। और मैं एक अभी एग्जाम सेंटर पर ड्यूटी पे था, तो वहाँ UPSC के एग्जाम में भी ये सवाल पूछा गया कि अभी हाल ही में भारत की किस विशालतम कंपनी ने आनंदा नाम का ऐप लॉन्च किया। तो आनंदा आज के समय एक महत्वपूर्ण विषय है। तो मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा, डेफिनेटली दावे से कह रहा हूँ कि आनंदा के साथ अपने आप को अपडेट रखें। और LIC में आने वाले समय में सब कुछ पेपरलेस होने वाला है, मतलब पेपर नाम की कोई चीज नहीं होगी, सब कुछ ऑटोमेटिक मोड पे चला जाएगा। अगर आप लोग अपने आप को अपडेट रखेंगे तो ही आगे जा पाएंगे। यानी कि सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें हो जाएंगी जैसे प्राइवेट कंपनियां करती हैं, पेपरलेस सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अच्छा, तो सर बेसिकली आनंदा क्या है, आनंदा पे थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, आनंदा की बात करें तो आनंदा का तो मतलब ही होता है आत्मनिर्भर एजेंट होता है। तो आनंदा से ये फायदा होता है कि जैसे कोई बंदा आपका मुंबई बैठा है और आप कानपुर बैठे हैं, तो ना तो मुंबई का बंदा पॉलिसी लेने कानपुर आ पाएगा, ना कानपुर से बंदा जल्दी मुंबई जा पाएगा। तो LIC ने एक ऐसा कॉरिडोर यूज किया है जिसके बैठे आप यहीं अपना लैपटॉप खोल के सामने वाले से 3 OTP लेंगे और बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आपकी पॉलिसी डायरेक्ट हो जाएगी। और उसका बॉन्ड उसके ईमेल पे भी पहुंच जाएगा, डाक द्वारा उसके घर भी पहुंच जाएगा, पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाएगा। मतलब एजेंट का 90% ऑफलाइन काम आनंदा ने खत्म और कम कर दिया। तो आनंदा का यूज हमारे लिए तो ब्रह्मास्त्र और रामबाण है। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि लगभग 95% पॉलिसी में आनंदा से करता हूँ, मुझे ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम आल्सो प्रमोटिंग आनंदा टू द न्यू एजेंट। तो सर जैसे कि आपने अभी आनंदा के बारे में बताया, तो आपने किन किन शहरों से अभी तक कस्टमर जुड़े हैं आनंदा के? देखिए पुष्कर जी, लगभग भारत के करीबन 10 राज्यों से मैंने आनंदा की पॉलिसी की है, जिसमें कि हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, झांसी, मुरादाबाद और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की मैंने पॉलिसी की है। तो कई ऐसे कस्टमर जिनको मैं अभी प्रॉपर जानता भी नहीं, लेकिन वीडियो कॉल के थ्रू मैंने पॉलिसी करी। तो फाइनली अब सारी बातों को समेटते हुए रैप अप करते हैं इस इंटरव्यू को। और सर कुछ शब्द आप अपने व्यूअर्स और हमारे LIC एजेंट भाइयों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, या मैं यूं कहूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप बस इतना समझ लीजिए कि LIC कहीं जाने वाली नहीं है। आप अपने काम का पैटर्न बदलिए, अपना ड्रेसिंग सेंस, अपना सेंस, अपनी सारी चीजों को सिस्टमेटिक लाइए, डिफरेंट चीजें करते रहिए, समाज में एक मैसेज छोड़िए कि आप हैं और आप वो व्यक्ति हैं जो सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं। तो जब आप इस तरह अपने काम की क्रियाशैली करेंगे तो डेफिनेटली आपका काम सबसे ग्रो करेगा। और किसी को कहीं जरा भी प्रॉब्लम आती तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। स्क्रीन पे मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप मुझे फोन करिए। हर मुद्दे पर, हर टेक्निकल इशू पर मैं आपके साथ खड़ा हूँ। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। और ऐसे ही आप लोग हमारे वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ तक आने के लिए और हमें इतना अपना अमूल्य समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। और आगे मिलते हैं अगले सेशन में और अगले गेस्ट के साथ में। तब तक देखते रहिए हमारे वीडियोस को। थैंक यू। जय हिंद।